वंदना, ये मैं जी। ग्रुप में डाल दूंगा, वैसे आप लोगों के पास होगी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दैवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाम्, आद्यां जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारणीं भयदाम्, जाड्यान्धकारापहाम्, अस्तिस्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धि प्रदाम शारदाम। तो इस प्रकार से हम लोग हर एक शस्त्र जो है सत्र वो सरस्वती वंदना से आरंभ करते हैं। ये सरस्वती वंदना जो है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, और बच्चे तो उसको आराम से इसको याद कर सकते हैं और याद करके बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं, और दो चीजें बताइए। एक तो अपना परिचय दीजिए, क्या करते हैं, और दूसरा ये कि आप संस्कृत क्यों पढ़ना चाहते हैं। ये विचार जो संस्कृत पढ़ने का आया, ये कैसे आया, और इस समय आप क्या कर रहे हैं। तो हाँ, सबसे जो बच्चे हैं, सबसे छोटे बच्चे से प्रारंभ करते हैं। हाँ, ये क्या है, कात्यायनी शुक्ला। ये तो फिर आप बेटा आप अपना नाम दोबारा से बताओ। आप हर संडे जुड़ोगे? हर संडे जुड़ सकते हो? हाँ हाँ अच्छा, तो जी। आपका नाम मैं आपको रजिस्टर में चढ़ा लूं? हाँ जी। हाँ, नाम बताओ। अंजनी शुक्ला। अंजनी फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? क्या? क्लास में पढ़ते हो ना, फोर्थ स्टैंडर्ड में? हाँ, फोर्थ स्टैंडर्ड। राइट, चलिए। और आपकी माता जी? हेमश्री शुक्ला। हेमश्री शुक्ला, वो भी अपना परिचय दे दें। जी। और प्रीति मिश्रा जी, आपका भी बेटा है ना उधर जो अभी जुड़ा था? सर मेरा नाम प्रज्ञांशु मणि मिश्रा है। प्रज्ञान, तुम्हारा नाम तो बड़ा पॉपुलर हो गया अभी अभी। प्रज्ञान चांद पे पहुंच गया है? चेस प्लेयर भी प्रज्ञान से, और जो सैटेलाइट में गए हैं वो उसका नाम प्रज्ञान है। हाँ, तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम दुनिया में पॉपुलर हो गया, प्रज्ञान शुक्ला। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ प्रीति जी, आप तो पढ़ाती हैं, आपने मुझे बताया था। हाँ हाँ। आप क्या पढ़ाती हैं बेसिकली? सर मेरा नाम वैसे डॉक्टर प्रीति मिश्रा, और मैं बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स आप? जी हाँ जी। संस्कृत क्यों पढ़ना चाहती हैं बच्चे के लिए? नहीं सर, बच्चा भी पढ़ेगा, अपने लिए पढ़ेगा सर। मैं पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सारे स्त्रोत हैं भगवान के, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है और सप्तशती का पाठ है, और साथ में भी मैंने गीता भी थोड़ा पढ़ना शुरू किया है। तो पढ़ते हैं तो लगता है ना कि बार बार अर्थ ना पढ़ना पड़े, उसको पढ़ते पढ़ते जब अर्थ आएगा तो ज्यादा भाव आता है पूजा में। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, क्योंकि भाव जब ही आएगा जबकि हमें उन जो शब्द हैं, जो पद हैं, उनका जब हमें अर्थ पता लगेगा तभी हमें भाव हमारे अंदर आएगा। बहुत अच्छी बात।
तो बेसिकली आप शास्त्रों को पढ़ के और उनको अच्छी तरह समझना, उनका भावार्थ समझना, इसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं, है ना? चलिए यस सर। फिर हाँ हाँ मेरी मम्मी आ गई। आ गई, अच्छा। तो मम्मी से बोलो। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। आप अपना नाम बता दीजिए और क्या करते हैं और संस्कृत क्यों पढ़ना चाहते हैं, बस ये इतनी प्रश्न है। नहीं नहीं सर, संस्कृत तो यही कक्षा तो यही करेंगे। हाँ, कक्षा मैं नहीं कर रही हूँ, कक्षा यही करेंगे। नहीं नहीं, आप भी कर सकती हैं, अगर इंटरेस्ट है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं और इंटरेस्ट तो है। शुरुआत कर दीजिए, नहीं पसंद आ जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हाँ, अगले जो है हमें परिचय दे दें, जो आज बिल्कुल नए जुड़े हैं। कबीर गुप्ता, कबीर अपना इंट्रोडक्शन दे दो। सबको प्रणाम। मेरा नाम कबीर है। बेसिकली मैं अभी MBA कर रहा हूँ और संस्कृत में इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण वेद पुराण हैं, सब संस्कृत में। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए संस्कृत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मतलब उनको अच्छे से पढ़ सकूँ, इसीलिए मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। तो सर यस, गुड मॉर्निंग। मैं US में बेस्ड हूँ, बॉस्टन में, और मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। कंपनी में काम कर रहा था अभी 3 साल से। मैं संस्कृत इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं मंत्र मैं सुनता रहता हूँ और थोड़ा बहुत जब भी करता हूँ तो उनका जो एक्चुअल भाव है वो मिस हो जाता है, या फिर रेफ़र करना पड़ता है डिक्शनरीज में और गूगल पे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वांट टू लाइक। बहुत सुंदर। चलिए, अब इसके बाद जो है अरविंद द्विवेदी जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम। मैं सर गवर्नमेंट डॉक्टर था, रिटायर हो गया हूँ। और मेरा तो इंटरेस्ट इसलिए है कि संस्कृत तो बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है और बहुत सारी बातें मतलब जो एक पेज में आती हैं उनको एक्सप्लेन कर वो केवल एक शब्द में ही व्यक्त किया जा सकता है। जी जी। इतना शॉर्टेस्ट मतलब उसके सूत्र और वो सब है कि अगर उसको एक्सप्लेन करने लगे एक शब्द को तो पता चलता है 2-3 पेज भर जाए, और उसको केवल एक वर्ड में ही कहा जा सकता है। तो और बड़ा साइंटिफिक है। जी, तो आप मतलब है जो आप पढ़ना चाहते हैं वो संस्कृत की विशेषताओं की वजह से या ग्रंथों के अध्ययन की वजह? नहीं, ग्रंथ तो विशेषता है, उसी में तो ग्रंथ भी लिखे गए हैं, वो तो दोनों ही काम सिद्ध हो जाएगा उससे। अच्छा। और बहुत ही साइंटिफिक बेस है। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो उसमें कहीं भी जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। जी, बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब आप क्या PMS में थे क्या, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज में थे? नहीं, मैं था तो CSC पर ही, मैं अधीक्षक पद से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन बेसिकली मेरी क्वालिफिकेशन तो BMS है। अच्छा, तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं बेसिकली? जी 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 जी। बहुत अच्छा। आपका और भी जगह हम उपयोग करेंगे जी, जो आपका ज्ञान है वो भी पहुंचना चाहिए दूसरी जगह, उसका लाभ मिलना चाहिए। जी 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 जी। ठीक है, बहुत सुंदर जी। उसके बाद जो है अशोक मिश्रा जी। जी सर, मैं अशोक मिश्रा रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ UP PWD से। जी सर, और हम शास्त्रों के अध्ययन के लिए सब संस्कृत की आवश्यकता होती है जानकारी की, इसलिए इसको पढ़ना दोबारा पढ़ना। वैसे अशोक मिश्रा जी जो है वो काफ़ी संस्कृत जान चुके हैं और बहुत ही एक्टिव हैं। ये मुझसे इससे पिछले सत्रों में भी पढ़ते रहे हैं, तो रिवीजन के चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। उसके बाद है हमारे पास
अमिताभ जायसवाल जी। अमिताभ जायसवाल जी प्रणाम सर। प्रणाम। सभी को नमो नमः। मैं नाम सबने मेरा बोल ही दिया है, मैं टीचर हूँ और संस्कृत को समझना चाहता हूँ ताकि मैं गीता जी का दरअसल अध्ययन हम लोग करते हैं। मतलब ये बड़ा अच्छा हुआ कि मेरा नंबर आ गया। हम लोग जो हैं श्री गुप्ता सर के थ्रू दरअसल कई सारी चीज़ें करते हैं। संस्कृत को सीखना ये एक काम है, अदरवाइज गुप्ता सर जो है गीता पर भी क्लासेस लेते हैं और ये हर हफ्ते 4 क्लासेस होती हैं। इसी लिंक पर क्लास होती है और उसका समय भी यही रहता है, सवेरे 7:30 से लेकर 8:30 तक। तो डिटेल्स आप लोगों को जो भी गीता की क्लासेस करना चाहेंगे उनको हम लोग दे देंगे बाद में। तो शास्त्रों की बात अभी कुछ लोगों ने कही है, तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम की भी क्लासेस चलती हैं और गीता जी पर भी क्लासेस चलती हैं और संस्कृत को सीखने के लिए प्रवेश की या परिचय की आगे की भी क्लासेस चलती हैं। ढेर सारी व्यवस्था यहाँ पर है, तो हम सभी जो भी जिन भी चीज़ों को लाभ लेना चाहें हम ले सकते हैं। प्रणाम प्रणाम सभी को। चलिए प्रणाम, बहुत सुंदर। उसके बाद है हमारी जया अग्रवाल। राधे राधे सबको। राधे राधे। हाँ, मेरा नाम जया अग्रवाल है, मैं नोएडा में रहती हूँ और एक स्कूल में एज एन IT HOD जॉब कर रही हूँ। संस्कृत इसलिए सीखना चाहती हूँ, जैसे कि प्रीति जी ने कहा और तुषार जी ने कहा कि हमारे जो ग्रंथ हैं उसको पढ़ने में और उनके अर्थ समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो बस इसीलिए संस्कृत सीखना चाहती हूँ ताकि सारे जितने भी हम श्लोक हैं जो हम आराम से पढ़ सकते हैं फिर आगे। बिल्कुल संस्कृत नहीं आती, मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट लैंग्वेज है, तो शायद अच्छे से सीख पाऊँ। चलिए बहुत सुंदर। ठीक है, अगले हैं हमारे RS पाठक। पाठक जी। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। सर अब हम तो खाली श्रोता के रूप में देख रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं, श्रोता के रूप में नहीं, आप वो पुस्तक मंगा लीजिए, वरना एक पुस्तक मेरे पास से ले जाइए। आप श्रोता ठीक है, लेकिन आप ठीक से पढ़ भी लीजिए। ठीक है सर, हम ले लेंगे आपके यहाँ से, है ना। तो ये शास्त्रों का अध्ययन में बहुत मदद मिलती है अगर थोड़ी जानकारी संस्कृत की रहती है। जी जी। ठीक। तो आजकल कहाँ है आप? तो विंध्याचल में है सर यहाँ। अभी विंध्याचल में है। जी। राम प्रताप जी। हाँ जी सर, नमस्कार। सर मेरा नाम राम प्रताप है। मैंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक किया है। अभी तुषार जी सॉफ्टवेयर में ही काम कर रहा हूँ 6 साल से। आप अपना प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। परमिशन की प्रॉब्लम से नहीं कर पा रहा। शुरुआत पढ़ाई है। राम प्रताप जी, अपना वीडियो भी ऑन करना है, अगर कर सकते हो तो। अभी नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि फिर डिस्कनेक्ट हो। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपने IIT दिल्ली से किया है? हाँ जी। IIT। वैसे मैं IIT कानपुर में पढ़ा हुआ हूँ। तो मेरा मतलब एक तो मेन कारण था कि मैं इंडस्ट्री में बहुत कम मार्क्स मिले थे, बस पास हुआ था संस्कृत में मेनली। तो दूसरा, अभी जैसे मैं कुछ गीता या कोई और ग्रंथ पढ़ता हूँ तो संस्कृत तो इतनी समझ आती नहीं है, तो हिंदी में पढ़ता हूँ और वहाँ से मैं ज्यादातर कहानियाँ पहुँच जाता हूँ और बोल जाता हूँ कि मैं क्या पढ़ना है। तो बहुत अच्छा है। तो आप अगर गीता का भी अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस लगती हैं 7:30 से 8:30, हफ्ते में 4 दिन। तो इफ यू वांट, अगर टाइम है आपके पास सुबह का 7:30 से 8:30 का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, मैं कोशिश करूँगा। नहीं, अगर टाइम है, क्योंकि आप अभी वर्किंग में है ना, तो उनके पास हम हमेशा पूछ लेते हैं टाइम है तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मेरा वही था कि संस्कृत अगर बेसिक सीख जाऊँ तो फिर उसके बाद कुछ। हाँ ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है वो गीता और संस्कृत साथ साथ रखते हैं कि वो साथ साथ उसकी संस्कृत की प्रैक्टिस होती रहती है इस ग्रंथ के अंदर।
बताते रहते हैं कि ये यहाँ इस वजह से हुआ, ये रूट इसलिए बजा, इसका ये अर्थ होता है, ये सब हम बताते रहते हैं। तो आपको ये जो राम प्रताप जी, आपको ये किसने जोड़ा है, मतलब आपको कैसे पता लगा यहाँ क्लासेस चलती हैं? मेरे भैया है DU से LLB कर रहे हैं, उन्होंने ठीक, क्या नाम है उनका? देवीलाल। अच्छा, वो शायद जुड़ते हैं गीता का तो परहैप्स। चलिए, SP सिंह साहब। सर मैं सर जो ना सर, मैं एक्चुअली ऐसे तो प्रोफेसर भी हूँ और मैं भारत सरकार में वाटर वे में मैं सर्विस भी कर रहा हूँ। और मैं प्रोफेसर तो 2 जगह हुआ थी मेरे को, अभी वहाँ शिलोंग NIT शिलोंग में भी मेरे को प्रोफेसरशिप का पोस्ट आ रहा है, मैं जो मिल गया है। मैं सर जा रहा हूँ मंगलवार को शिलोंग, ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद फिर वहाँ जाऊँगा सर वहाँ से। आप तो पुराने जुड़े हुए हैं गीता का। संस्कृत सर मेरे को इसलिए रुचि हुआ सर, तो आप एक तो मेरे को जो ना सर, जो अरुण कुमार थे वो इसमें डाले थे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की वाला में, तो इसलिए मैं गीता ज्वाइन किया। गीता ज्वाइन करने के बाद फिर संस्कृत ज्वाइन कर लिया, और संस्कृत ज्वाइन करने के बाद में फिर जो है, फिर मैं वही से संस्कृत भारती का ये सीखा। फिर भी यूपी का जो ना, यूपी का भी संस्कृत का प्रोग्राम चलते रहता है सर, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। और सर ऐसे हाँ, गीता में सर मैं ऐसे डिप्लोमा भी कर लिया हूँ और मैं ग्रेजुएशन भी हो गया मेरा। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। हाँ, विनय यादव जी। विनय यादव जी, आप म्यूट हैं विनय जी, म्यूट हैं आप। आप जरा म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। विनय जी आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करिए। जी जी जी, क्षमा चाहूंगा। मैं विनय, आप सभी को नमस्कार। मैं यहाँ लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और साथ में मैं शोध छात्र भी हूँ। मैं संस्कृत इसलिए सीखना चाहता हूँ, अगर हमें अच्छी हिंदी जानना है तो सबसे पहले हमें संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है संस्कृत हर भारतीय भाषाओं की जननी है। तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर अच्छी हिंदी सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और आम जनमानस की भाषा है, तो हम अपने घर के सदस्यों को, और चूंकि एक टीचर हूँ तो अपने छात्रों को अगर मुझे संस्कृत सिखाना होगा या हिंदी सिखाना, अगर मुझे हिंदी सिखाना होगा तो मुझे सबसे पहले अच्छी संस्कृत आना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, आप सभी लोगों ने बोला, हमें ज्यादातर सभी हमारे धार्मिक ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा से ही हैं, तो हमें अपने धार्मिक ग्रंथों को समझने के लिए भी संस्कृत आना बहुत जरूरी है। तो जब मैं छात्र था तो मेरा एक कहीं ना कहीं संस्कृत की तरफ रुझान था, और मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि संस्कृत में मेरे 30 में से 28 मार्क्स आए थे। यूपी बोर्ड में हिंदी में 3 पेपर होते थे, प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर और तृतीय पेपर। जो तृतीय होता था वो संस्कृत होता था, हमारा आवश्यक पेपर होता था, तो उसमें मुझे 30 में से 28 नंबर मिले थे। तो एक, हालांकि आगे चल के फिर मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हो गया, तो संस्कृत में मुझे बहुत कुछ करने का मौका नहीं मिला, पर एक ये बहुत अच्छा अवसर है कि मैं संस्कृत को अब अच्छे से जान सकूं और सीख सकूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। कुछ लोग जो प्रीति जी आपने जोड़े थे, ज्योति मिश्रा जी, ये जुड़ी है क्या प्रीति जी? नहीं सर, अभी ये लोग नहीं जुड़े हैं, फोन किए मैंने, उठा नहीं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर मीतू पांडे। हाँ, ये 2-3 लोग सर ट्रैवलिंग में है, राखी के लिए गए तो शायद लौट रहे हैं लोग, रास्ते में हैं। अच्छा। और नीतू जी, ये तो शायद जुड़ी है, नीतू जी दिल्ली, ये जुड़ी है। जी सर। हाँ, ठीक। उसके बाद कमलेश मिश्रा जी इलाहाबाद, ये जुड़े हैं। वो असल में हमारी मम्मी है, उनको था, लेकिन आज उनकी तबीयत बहुत खराब, उनको फीवर वगैरह है, तो वो नहीं है। और
शीलू जी इंदौर ये जुड़ी है। नहीं, ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो इनको हटा दें। हाँ, इनको हटा दें। चलिए कोई बात नहीं। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए, एक्चुअली आज का जो सत्र है वो पढ़ाने से ज्यादा इंट्रोडक्शन का था, और जो जुड़ने में जो ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि सबको उसका अनुभव नहीं होता है, तो जुड़ने में अगर कोई समस्याएं हैं तो उसको भी हमको सॉर्ट आउट करना था, ताकि अगला सत्र जो है हम लोग स्मूथली चालू कर सकें। हाँ सर। तो इसमें सर एक और है हमारे परिचय में, नीति जी, कल उनका फोन आया था, मतलब किसी ने उनको बताया, मैंने असल में कई ग्रुप्स में डाल दिया था क्लासेस द्वारा, उसके माध्यम से उन्होंने किया था। ये अलीगढ़ की हैं, इन्होंने भी कांटेक्ट किया था, मुझे लग रहा है अभी जुड़ी नहीं है, मैंने इनको भेज तो दिया था, तो शायद बाद में जुड़े। अच्छा, तो एक काम कीजिएगा आप कि ये जो लोग आज नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी कारणवश, हाँ। तो इनको कोई ऑनलाइन जुड़ने में समस्या हो तो आप उनको समझा दिएगा किस तरह से जुड़ना है। एक तो गूगल मीट जो सॉफ्टवेयर है वो अपने डिवाइस पे डाउनलोड कर लें, और ये लिंक है, उस लिंक से वो जुड़ लें। तो क्योंकि अगली बार फिर हम नहीं चाहते हैं कि इस पर हम समय दें कि लोग किस तरह से जुड़े। मैंने आज का समय रखा था कि जिनको समस्या हो रही है जुड़ने में तो उनको गाइड किया जा सके। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, चलिए आज का नमो नमः। नमो नमः। हाँ भैया, अरे सॉरी आपका परिचय रह गया। हाँ भैया। हाँ, मैं श्रीनाथ गुप्ता, मेरा व्यापार है आलमबाग में ही और लखनऊ का निवासी हूँ। मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ, तो गीता का अध्ययन जब करते हैं तो उसके लिए संस्कृत जानना बहुत जरूरी है। तो मैं गीता की जो क्लास लगती है तो उसमें बहुत मदद मिलेगी, इसे संस्कृत सीखना चाहता हूँ। हाँ, ये आप हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो आप संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है। अब मैं अपना परिचय दे दूं। नाम तो आपको पता है, मैं सुरेंद्र नाथ गुप्ता, मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूं आकाशवाणी और दूरदर्शन से। तो रिटायरमेंट के बाद ही मैंने संस्कृत सीखी, उससे पहले मुझे भी संस्कृत नहीं आती। तो मैं 2010 में रिटायर हुआ था। उसके बाद मैंने संस्कृत कुछ लोगों का मुझे अच्छा सहयोग मिला, जिसके माध्यम से मैंने संस्कृत सीखी और कुछ अपने प्रयास से सीख ली। उसके बाद मैंने गीता वगैरह का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है क्या? सर हम लोग को तो आ रही है। हमको आ रही है, आवाज आ रही है। बेटा देखो, वॉल्यूम बढ़ा लो बेटा, वॉल्यूम अपना बढ़ा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो। ठीक। तो उसके बाद गीता की क्लासेस पिछले 9 साल से हम लोग चला रहे हैं, और जिसमें कि काफी लोग जुड़ते हैं गीता के अध्ययन में भी। तो गीता की क्लासेस चलाते समय भी आपको संस्कृत के विषय में बहुत सारी चीजें बता दी जाती है, ताकि एकदम से वो दिमाग में बैठ जाए कि यहाँ कौन सा संस्कृत का कौन सा सूत्र लग रहा है, कौन सा इसमें प्रत्यय लग रहा है इत्यादि। तो हम लोग गीता और संस्कृत को साथ साथ चलाते हैं ताकि स्पष्टता रहे कि संस्कृत आपने भाषा पढ़ ली, लेकिन उसकी उपयोगिता कहाँ हो रही है ये भी साथ साथ पता लगता रहता है, तो उससे आसानी से भाषा समझ में आ जाती है। ठीक है। तो आप लोगों ने, हाँ मैं अपना परिचय दे चुका हूँ कि मैं 2010 में रिटायर हुआ था, और 2010 में रिटायरमेंट के बाद मैंने ये संस्कृत सीख के अब कई सालों से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। संस्कृत पढ़ना आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्यों पढ़ना चाहते हैं। एक तो जो हमारा पुराना ज्ञान है, जितनी भी हमारे ऋषि मुनि, इनका जो जितना भी हमारे पास लिटरेचर है वो सब संस्कृत के अंदर है। वेद हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं, गीता संस्कृत में लिखी हुई है, जो सप्तशती जो है, जो देवी की है, वो भी संस्कृत में है। तो हमारे ज्यादातर जो ग्रंथ हैं जिसमें कि ज्ञान का भंडार भरा हुआ है वो सब संस्कृत में है। होता यह है कि हम कुछ श्लोक रट लेते हैं और उनका अर्थ भी नहीं समझ पाते, तो उनके जो भाव जो है वो
नहीं हमारे अंदर आ पाते हैं, क्योंकि उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो संस्कृत सीखने से ये क्या श्लोक के अंदर क्या भाव प्रकट किया गया है, ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है। और जो हमारे पूर्व ग्रंथ हैं, जैसे अभी चंद्रयान जब आज गया है कुछ दिनों पहले, तो उसके इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ जी, उन्होंने भी कहा कि जो बहुत सारा ज्ञान जो है, उन्हें या आइडिया जो है, वो हमारे जो ऋषियों ने ग्रंथ लिखे थे उनके अंदर उपलब्ध है। और ये ज्ञान जो है, ये जब मुगल शासन आया या ब्रिटिश शासन आया, तो उसके द्वारा या तो कुछ लोगों ने नष्ट किया, बहुत सारी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें इतना ज्यादा लिटरेचर था हम लोगों का, इतने ज्यादा पुस्तकें थी कि उनको मुगल शासकों ने या मुगल आक्रांताओं ने जला दिया और वो ज्ञान सदैव के लिए समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने जलाया तो नहीं, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया, ऐसा कहा जाता है। और उस ज्ञान के माध्यम से वो भी काफी आगे बढ़े। जब हम संस्कृत के लिटरेचर में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो कि यूरोपियंस के नाम में हैं, वो पहले से ही संस्कृत में श्लोकों के माध्यम से पहले से ही कही गई है। तो जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो बेसिकली हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं कि हमारी जड़ क्या है। हमारे पास जो ऋषियों मुनियों का जो ज्ञान था, वो केवल आध्यात्म के विषय में ही नहीं है, वो अनेक विषयों में है, इंजीनियरिंग के विषय में है, डॉक्टरी के विषय में है, और अपने जीवन को कैसे जिया जाए, इस विषय में अनेक ज्ञान हमारे जो पूर्व, जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, और वो सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो उसको समझने के लिए भी हमें संस्कृत की कुछ नॉलेज, कुछ जो है हमें पता होना चाहिए, वरना वो पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। तो और हम लोगों का जो ज्ञान है केवल मतलब केवल जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, इसमें ही नहीं है। हम कौन है, मैं कौन हूँ, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि हमारे दुनिया में आने का पर्पस क्या है, और जो समस्याएं आती है हम लोगों के जीवन में, उसका निराकरण कैसा है। जो विश्व के अंदर अशांति इतनी फैली हुई है, इसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, ये सब चीजें जो हैं हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर पहले से ही निर्देशित है, पहले से ही कही जा चुकी है। और संस्कृत को हमें, क्योंकि हमारी अपनी भाषा है, अब यूएनओ ने तो क्या किया है कि इस भाषा को डेड लैंग्वेज करके डिक्लेयर कर दिया है कि ये तो भाषा बोली नहीं जाती, ये डेड लैंग्वेज हो गई है। लेकिन इस भाषा के अंदर जितना ज्ञान है वो किसी भाषा के अंदर है नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा बताता हूं कि इसकी हम शुरुआत करते हैं किसी भी भाषा की उसकी वर्णमाला से। जैसे अंग्रेजी के अंदर 26 शब्द होते हैं, ABCDEFG, उसी प्रकार से हमारी जो वर्णमाला है, जिसको हम देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं, देवनागरी, इसी में संस्कृत है, इसी में हिंदी है, और इसमें अनेक भारतीय भाषा जो है देवनागरी में है। तो देवनागरी वर्णमाला में जैसे अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, तो इसी प्रकार से ये देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर कुल मिला के 64 लेटर्स हैं। अब उसकी विशेषताएं हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, और कई लोग आज जुड़ नहीं पाए हैं तो इसको कुछ हद तक मैं रिपीट भी अगले उसमें कर दूंगा। तो हमारी वर्णमाला में क्या है, एक तो स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं, आ ई ये सारे स्वर होते हैं। स्वर हम किसको बोलते हैं, कोई बताएंगे स्वर किसको बोलते हैं? एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। तो स्वर हम किसको बोलते हैं? जिसका हम जी जो गले से निकलता है, जो गले से निकलता है। नहीं, गले से तो बहुत सारी चीजें आगे बताएंगे। स्वर उसको बोलते हैं जिसका उच्चारण हम स्वतंत्रता से कर सकते हैं। जैसे अ, इसके लिए हमें किसी की सहायता नहीं है। लेकिन क, ये व्यंजन है,
इसमें जब तक हम आ नहीं जोड़ेंगे जब तक हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो जिसको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उनको स्वर बोलते हैं, और जिसको स्वर और जितने भी व्यंजन हैं उनको हम लोग बगैर स्वर की सहायता के उच्चारित ही नहीं कर सकते, उनको बोल ही नहीं सकते। तो स्वर जो है संस्कृत भाषा के अंदर 22 स्वर माने गए। अच्छा, जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, ए है केवल, और उसको बड़ा लिखना है तो डबल ए लिख कर देते हैं, कभी कभी वो भी नहीं करते हैं। तो वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ 3 स्तर पर चलता है, आ। तो एक बोलता है ह्रस्व, अ हो गया ह्रस्व, आ हो गया दीर्घ, और आ कई बार जब काफी देर तक बोला जाता है उसको बोलते हैं प्लुत। तो जब एक मात्रा में जब हमने आ बोला उसको हम बोलेंगे ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा। और जब हम आ बड़ा दीर्घ बोलते हैं तो 2 मात्रक बोला जाता है, इस समय की मात्रा है। जब हम एक मात्रा में बोलते हैं छोटा आ, जब 2 मात्रा में बोलते हैं बड़ा आ, और जब उससे ज्यादा बोलते हैं तो प्लुत बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ओम लिखा हुआ है कहीं तो ओ उसके बाद 3 लिखा जाता है ना, ओ 3 फिर माँ, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? ओम लिखा हुआ देखा ना इस तरह से। एक तो हम लोग ऊ रख के उसके बाद चंद्र बिंदु लगा देते हैं, है ना, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। कई जगह आप देखते होंगे ओ लिखा हुआ है, उसके आगे 3 लिखा हुआ है, फिर माँ लिखा हुआ है। तो जो 3 जो लिखा होता है वो प्लुत होता है। प्लुत का अर्थ है कि उसको ज्यादा देर तक उसका उच्चारण किया गया है, ओम, इस तरह से। तो इस प्रकार से हम लोग जैसे आ, तो अ जो है जिसको छोटा हम बोलते हैं उसको संस्कृत में ह्रस्व बोलते हैं, और बड़ा आ जिसको बोलते हैं आ उसको हम दीर्घ बोलते हैं, और जब इससे ज्यादा देर तक हम उसका उच्चारण करते हैं आ तो उसको हम प्लुत बोलते हैं। तो इस प्रकार से स्वर के अंदर ह्रस्व है अ, दीर्घ है आ, और प्लुत है आ को हम त्रिमात्रक 3 मात्राओं वाला बोलते हैं, इसलिए अ के आगे अगर 3 लिखा हुआ है तो वो उसका प्लुत रूप है। ये साधारण हिंदी भाषा में आपको ये रूप नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम शास्त्रों में जाएंगे तो इस तरह के रूप आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से ई का भी 3 रूप है, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। ऊ का भी इसी प्रकार से है, री का भी। जिसके पास में पुस्तक है ना, प्रवेश जिनके पास पुस्तक, किन लोगों के पास पुस्तक आ गई है? अभी हमारे पास नहीं आई है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करा दिया? हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया है। हाँ, लेकिन मैंने ये इसके पेजेस डाल दिए हैं ग्रुप में, वो देख लिए हैं? अभी देख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ग्रुप में मैंने पेजेस डाल दिए हैं। 20 पेजेस पड़े हुए हैं सर। 20 पेजेस डाले सर आपने? हाँ, 20 पेजेस जो है, जो पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय है, उसको मैंने पूरा उस पर ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर लें। जब तक पुस्तक नहीं आ रही है तब तक उसकी सहायता से हम कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। उसका कारण यह है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आप अगले जो स्टेप है परिचय का, ये प्रवेश है, अगला स्टेप परिचय होता है, उसकी पुस्तक आपको संस्कृत भारती देगा नहीं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करा लें और ये पुस्तक अपने पास ले लें। जब तक पुस्तक नहीं है तब तक मैं 1-2 सेशन इस प्रकार से पेजेस डाल के हम चला लें। तो बाकी लोग भी जो जिनको आपने पीटी से जोड़ा है उन सब रजिस्ट्रेशन सबका हो गया है सर। ठीक है, तो आ जाएगी, फिर अगले सप्ताह तक आ जाएगी। यस। तो जिसके पास ये पुस्तक है प्रवेश की वो इसको देख सकते हैं कि आ और इसके प्लुत रूप जो है ये 3 रूप हैं। इसी प्रकार से ई का होगा, इसी प्रकार से ऊ का होगा, और एक शब्द री, जैसे ऋषि हम लिखते हैं तो री इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका भी री और री, जैसे पितृन लिखते हैं जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसके भी 3 तरह के रूप होते हैं।
उसके बाद एक शब्द होता है लरी, ला के नीचे री की मात्रा लगी हुई है। ये जो शब्द है ये स्वर है और ये वेदों में ही मिलता है, साधारण संस्कृत भाषा में इसकी उपयोगिता नहीं है। लिरी जो है, ये केवल जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, लिरी जो है उसका ह्रस्व रूप होता है और प्लुत रूप होता है, उसका दीर्घ रूप नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अ के 3 रूप हो गए, ई के 3 रूप हो गए, ऊ के 3 रूप हो गए और री के 3 रूप हो गए, ली के 2 रूप हो गए। उसके बाद ए जो है ए आई ओ औ, ये स्वभाव से ही दीर्घ माने जाते हैं, इनका ह्रस्व रूप नहीं होता, छोटा वाला रूप नहीं होता है। तो ए के जो है या तो दीर्घ रूप होता है या प्लुत रूप होता है, ठीक है। आई का भी दीर्घ रूप आई, ये तो स्वभाव तो दीर्घ है, और आई के आगे 3 लिख दें, ए के आगे 3 लिख दें तो वो प्लुत हो जाएगा। आई के आगे 3 लिख दें या ए के आगे 3 लिख दें, इसके प्लुत रूप है। तो ए आई ओ औ इनके केवल 2 ही रूप माने जाते हैं, दीर्घ रूप और प्लुत रूप। तो इस प्रकार से हमने देखा ए आई ओ औ इनके 2 रूप हो गए 8। उसके बाद लरी और ली इसके 2 रूप हो गए, केवल ह्रस्व और प्लुत, तो 10 हो गए। और अ ई उ री इनके 3 रूप हो गए, तो ये 12 हो गए। तो कुल मिला के 22 स्वर जो है हम लोग मानते हैं। स्पष्ट हो गया? यहाँ तो कोई प्रश्न हो तो कर दीजिए। हमारी जो संस्कृत की वर्णमाला में 22 स्वर हैं। ये जो 22 स्वर जो है, इसमें ये तो इनके 3 आ ई। ये कहाँ तक जाएगा 3 में? 3 अ, जैसे अ आ ये जो है प्लुत हो गया, तो 3 हो गए, छोटा बड़ा और प्लुत, उसको ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ठीक है सर। ये जो 3 बता रही है, हर उसमें रहेगा, ई में भी रहेगा, ए में भी रहेगा? हाँ, ई में भी रहेगा, ऊ में भी रहेगा, री में भी रहेगा। इन चारों में 3 रूप चलेंगे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो ये चारों में 3 रूप हो गए, कितने हो गए टोटल? 12 हो गए, ठीक है। और लरी के जो है 2 ही रूप चलेंगे, ह्रस्व और प्लुत, तो कितने हो गए? 14 हो गए, ठीक है। यस। और ए आई ओ औ इसमें केवल दीर्घ और प्लुत ये चलेंगे, तो ये हो गए, तो 8 और जोड़ दीजिए 14 में, तो 22 हो गए। इस प्रकार से 22 स्वरों की हम लोग बात करते हैं, जहां तक संस्कृत वर्णमाला का सवाल है, ठीक है। तो जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं 2 आगे शब्द अंग और है, औ ओ औ अंग है, तो हाँ उस पर आ जाए, उस पर आएंगे, उस पर भी आएंगे। तो अंग और अ जो, अब उसको जो है फिर होते हैं 4 अयोगवाह। अयोगवाह जो है वो 4 माने गए हैं, जो हमारे मतलब के हैं वो 2 ही हैं, जो अभी राम प्रताप जी ने बोला। जो अनुस्वार, हम जैसे लाइन के ऊपर जो बिंदी रख देते हैं उसको अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार जो है उसमें ही अंग है, जैसे हमको कहीं क के ऊपर बिंदी रख देते हैं, तो जैसे कंगना, तो कंग का के ऊपर बिंदी रह गई, उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। इसी तरह से एक विसर्ग होता है, 2 बिंदियां आगे रख देते हैं। संस्कृत के अंदर विसर्ग का इस्तेमाल होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो जैसे रामः, श्यामः, जो विसर्ग का उच्चारण अ के रूप में होता है। तो अंग अह, जैसे आप बता रहे थे राम प्रताप जी, अंग अह, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये इनको हम बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, बाकी 2 चीज में केवल जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। उसके बाद क, ख और प, फ, इसके जो है जीवा मूल्य और उपदमानीय, इस तरह के 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, उसमें ज्यादा मत लगिए। अभी हमारे मतलब के केवल अनुस्वार और विसर्ग है, ठीक है। अब व्यंजन पे आते हैं।
व्यंजन जो है वो दो विभागों में बांटे गए हैं। एक तो वर्गीय व्यंजन है, जैसे का, खा, गा, घा, ज्ञा, चा, छा, जा, झा, ज्ञा, टा, ठा, डा, ढा, णा। ये जो है 5-5 के ग्रुप में है और 5 ग्रुप हैं, क ग्रुप, च ग्रुप, त ग्रुप, त ग्रुप और पा ग्रुप। ये 5 हो गए ना, का, खा, गा, घा, ज्ञा। फिर उसके बाद चा, छा। किसको याद है वर्णमाला? किसी को याद है हिंदी की वर्णमाला? हाँ जी, अभी जिस बच्चों को बताता हूँ तो। हाँ बताइए। का, खा, गा, घ, टा, ठा, च, छ, ज, ज, टा, ठा, डा, ढ, ण, ता, था, दा, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 नहीं, अभी माता की रही है। तो ये जो 5 जो ग्रुप बने हुए हैं, काका, गागा, न्या, चाचा, जाजा, न्या, और उसके बाद टाठा, डाठा, णा, ताथा, दाधा, ना, पाफा, बाबा, मा। तो ये 5 ग्रुप हैं और हर ग्रुप के अंदर 5-5 वर्ण है। ठीक है, क, ख, ग, घ, ञ। तो ये इस तरह से 5 वर्ण हो गए। और ये का वर्ग हो गया, उन्हीं का हम वर्गीकरण जब करते हैं। सर हम अंगा को क्या बोलेंगे? अंगा नहीं बोलते, ज्ञा, ज्ञा। अंगा जो है वो अच्छा, वो शुद्ध उच्चारण नहीं है। का, खा, गा, घा, ज्ञा, ये अनुनासिक है, इसके विषय में और बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये 5 वर्ण है जिसको हम कहते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और शॉर्ट में हम बोल देते हैं, क वर्ग को कु बोल देते हैं, च वर्ग को चू बोल देते हैं, ट वर्ग को टू बोल देते हैं, और त वर्ग को तू बोल देते हैं, और प वर्ग को कु बोल देते हैं। तो क्या वर्ग हो गए जब हम शॉर्ट में बोलेंगे? कु, चू, टू, टू, कु। जब हम ये 5 ये बोल देते हैं, इसका मतलब 25 जो वर्ण है वो उसके अंदर आ गए। ये व्यंजन की बात कर रही है, तो 25 व्यंजन उसमें आ गए। उसके बाद जो है य, र, ल, व, ये 4 शब्द हैं, 4 वर्ण हैं। इनको हम बोलते हैं अंतःस्थाः। ये क्यों बोलते हैं बताएंगे आप। उसके बाद श, 3 तरह के श हैं। अब गलती हम लोग उच्चारण में क्या करते हैं कि जिस जगह से जो चीज उच्चारित होनी है, हमारे जो शास्त्र हैं, ये शिक्षा शास्त्र है, जैसे वो वेदांगों में आता है, उसके अंदर किस तरह से कौन से वर्ण को कहाँ से उच्चारित होगा, इस पर पूरी बात लिखी हुई है। लेकिन उसको हम जानेंगे। सही उच्चारण जब भी होगा जबकि जितना प्रयास चाहिए और जहां से उसका उच्चारण होना है। जैसे क वर्ग का उच्चारण आप करके देखिए सब लोग, क, ख, ग, घ, ज्ञ। तो ये उच्चारण आप देखेंगे कंठ से हो रहा है। अगर वो उच्चारण हम कंठ से नहीं कर रहे हैं तो उच्चारण दोष आ जाएगा, वो ठीक से उच्चारित नहीं होगा। इसी तरह से च, छ, ज, झ, ज्ञ। तो ये जो उच्चारण हमारा हो रहा है, ये कहां से हो रहा है कि हमारी जीभ जो है वो दांत से टकराती है, बल्कि तालू से, के दांत से नहीं, तालू से टकराती है। एक होता है दांत, उसके ऊपर जो ऊपर, उससे थोड़ा ऊपर का हिस्सा जो है वो तालू होता है, और उसके ऊपर का हिस्सा जो है उसको मूर्धनी बोलते हैं। तो जीभ कहाँ टकरानी चाहिए उस पर्टिकुलर वर्ण के उच्चारण के लिए, ये बिल्कुल स्पष्टता से दिया गया है। इसीलिए सदियों बीत जाने के बाद भी उच्चारण दोष नहीं आया है, क्योंकि जब तक वहां से आप उच्चारित नहीं करेंगे तब तक वो वर्ण का उच्चारण ठीक से होगा ही। तो इस पर भी हम और विस्तार में जाएंगे, अभी केवल इतना ही समझ लीजिए। तो वर्गीय व्यंजन हो गए कु, चू, टू, तू, कु, ये वर्गीय व्यंजन 25 हो गए। उसके बाद य, र, ल, व, ये 4 वर्ण अंतःस्थाः बोलते हैं। और इसके जो इसमें इसकी चिंता मत कीजिए क्या बोलते हैं, ये केवल आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, और इसके विस्तार में थोड़ा सा बाद में ही बताएंगे। फिर श, अब ये जो स जो है,
एक होता है दंती सा, त। तो जब दांत से जीव टकराती है तो वो दंती सा निकलता है, ठीक है। जैसे सफल, फसल, ये वाला जो सा है, ये दांत से जब जीभ टकराती है तो वो उच्चारण निकलेगा। एक होता है मूर्धनी, एक होता है तालवी सा, जैसे शरीफा, शर्म, शमशान, ये जो शब्द हैं, ये जो शा जिसके अंदर इस्तेमाल हो उसको हम बोलते हैं तालवी शा। जीव जो है वो तालू से टकरानी चाहिए। जीव जो है, जो पहले वाले सा के अंदर जीव दांत से टकरा रही थी, स, और जो तालवी शा है उसके अंदर जीव तालू से टकरानी चाहिए, नहीं तो उसका उच्चारण शुद्ध नहीं निकलेगा। फिर तीसरा होता है षडकोण वाला शा। तो षडकोण, अब बोलिए, तो जो तालू के ऊपर का हिस्सा है जिसको मूर्धनी बोलते हैं, तो मूर्धनी से जब तक जीभ नहीं टकराएगी तब तक षडकोण वाला श जो है वो ठीक से उच्चारित नहीं होगा। ये तीन तरह के जो शा हैं, इसमें अक्सर उच्चारण दोष पाया जाता है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सा सा कहाँ से उच्चारित किया जाता है। तो एक होता है दंती सा, है ना, और एक होता है तालवी सा, और एक होता है मूर्धनी सा। षडकोण वाला शा जो है वो मूर्धनी शा है, और जैसे शर्म या जो इस तरह के जो पद शब्द होते हैं वो तालवी शा है, और तीसरा सा जो है वो दंती सा है। ये तीन सा होते हैं, उनका उच्चारण का स्थान बिल्कुल मतलब स्पष्टता से दिया गया है। तो हम देखते हैं कि जो ये भाषा इतनी साइंटिफिक है कि इन्होंने ये हर वर्ण का उच्चारण करने का स्थान पहले से ही तय कर रखा है। अगर वो उस स्थान से उच्चारण नहीं होगा तो उच्चारण दोषपूर्ण होगा, ठीक है। तो व्यंजन जो है हमने देखा 25 वर्गीय व्यंजन है, और 8 अभी 11 व शाशा हा, ये 8 ये व्यंजन हो गए, तो 25 8 जो है ये 33 व्यंजन हो गए। उसके अतिरिक्त जो शास्त्रों के अंदर 4 यम वर्ण के नाम से होते हैं, दिस इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, इसमें हम इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। 4 यम वर्ण माने गए हैं, और एक जो है आपने देखा होगा ना, ला जो है लिखते हैं, ऊपर से एक डंडा गया और दोनों तरफ 8 बना दिया, लेटा हुआ 8 बना के उसमें डंडा लगा देते हैं। तो कई भाषाओं में, जैसे मराठी भाषा में भी शायद ये इस्तेमाल होता है, तो ये भी एक वर्ण है। तो इस प्रकार से 33 और 4 जो है यम वर्ण 37, और एक जो ला वाला है ये 38, और 4 अयोगवाहा, अयोगवाहा मतलब जो अनुस्वार है और विसर्ग है। तो कितने हो गए टोटल? 42। उसके बाद 22 स्वर, तो कुल कितने हो गए? 64। तो संस्कृत भाषा के अंदर जो वर्णमाला है उसमें 64 वर्ण होते हैं, 64। उसमें से कई वर्ण हम साधारण संस्कृत भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे लृ, ये हमारी भाषा, ये साधारण संस्कृत भाषा में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से क ख प फ जो जीवा मूल्य है, ये साधारण क ख प फ नहीं है, जीवा मूल्य जिनको जो अयोगवाहा की कैटेगरी में रखे गए हैं उनका भी साधारणतः इस्तेमाल नहीं है। केवल अयोगवाहा के अंदर अनुस्वार और विसर्ग का ही उपयोग करते हैं। और व्यंजनों के अंदर 33 व्यंजनों का इस्तेमाल होता है। यम वर्ण और दूसरा जो लेटा हुआ 8 और उसके डंडा लगा हुआ, उसका भी हम इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल केवल वेदों में है, और जो साधारण संस्कृत भाषा के अंदर इनकी उपयोगिता नहीं। ठीक है, तो ये कुछ अभी थोड़ी सी विशेषताएं मैंने इस सत्र में बतला दी हैं कि ये कितनी साइंटिफिक, वर्णमाला ही साइंटिफिक है। उसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे तो आप इस चीज को खुद ही रियलाइज करेंगे कि भाषा कितनी साइंटिफिक है। एक एक शब्द जो है वो सिद्ध किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। जब हम राम से रामः बनाते हैं
तो पूरा एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू उसको गुजरना पड़ता है जब कहीं जाके रामा बनता है। तो each and every word is scientifically proven। तो वो ये चीज हम आगे के सत्रों में धीरे धीरे बदलाएंगे। मुझे आशा है कि आगे जो अगले संडे को जब हम जुड़ेंगे तो जितने भी संस्कृत सीखने वाले हमारे साथी हैं वो सबके सब जुड़ जाएंगे। मैं आज इसलिए कम पढ़ा रहा हूँ ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं तो वो भी इन चीजों को समझ लें। तो आज इतना ही, और हर सत्र के अंत में हम लोग शांति पाठ करते हैं और उसी से सत्र का हम समापन करते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, उसके बाद हम शांति पाठ करके आज का सत्र समाप्त कर देंगे। और अगले संडे से जब तक आपकी प्रवेश की पुस्तक भी आ जाएगी तो उसका हम विधिवत वो चालू करेंगे। हाँ बेटा, कुछ पूछना चाहते हो? सर कक्षा का टाइम यही रहेगा? हाँ, 7:30 से 9। आज जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि सब लोग नहीं जुड़ पाए हैं। 7:30 से 7:30। आपकी तो छुट्टी होगी, आपको तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बट मंडे टू फ्राइडे नहीं होती। मंडे टू फ्राइडे तो आप स्कूल जाते होंगे, तो इसीलिए तो आपकी वजह से हमने संडे रखा है। क्लास सिर्फ बेटा संडे को होगी। क्लास केवल संडे को होगी बेटा, ठीक है? राइट। चलिए, शांति पाठ सर हम करा, शांति पाठ सर हम करा दें। हाँ हाँ, आप करा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए तो सर। एक्चुअली पढ़ाने का जो फॉर्मेट रहेगा वो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? मतलब हम लोग कुछ कैसे फॉलो करेंगे? हम लोग बुक वाइज, बुक के टॉपिक्स आते जा रहे हैं वो फॉलो करेंगे? बुक वाइज चलेंगे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको दे दी जाएगी। बुक के अतिरिक्त अगर कोई इंफॉर्मेशन है वो हम साथ साथ देते रहेंगे। वैसे बेसिकली हम किताब के हिसाब से ही चलेंगे। किताब के हिसाब से चलने में ये है कि आपको भी सुविधा रहेगी बाद में रिफर करने में। ओके सर। जी सर, एक जैसे या तो कुछ वर्ण में अंतर है या क्षेत्रीय अंतर है, वर्ण दोष है, जो भी है। तो जैसे क्या कह गए ये लिखते हैं हम ज्यादातर, लेकिन हम जैसे यहाँ राजस्थान में पढ़ते हैं तो क्या कह गए अड़े लिखते हैं, जिसमें असलियत में क्या है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जो हमारे साथी हैं तो राजस्थान में अ ना बोलकर ए बोल देते हैं, जो कि उच्चारण दोष है। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण है। जो ए बोलते हैं वो राजस्थान के अंदर ये जनरल चीज मैंने देखी है कि वो कै खे गे घे इस तरह से बोलते हैं, लेकिन वो उच्चारण दोष है। धीरे धीरे आप उसको ठीक कर सकते हैं। क ग ग ये उच्चारण है। प्रताप जी यही कह रहे थे, कुछ और कह रहे थे? हाँ जी, कह तो यही रहा था, लेकिन अब जैसे एक जो लास्ट शब्द है जिसको ये बोलते हैं, सो उसमें ये में बिंदी ऊपर होती है साइड में, लेकिन अड़े में बिंदी नीचे होती है। जो बिंदी है वो नीचे होती है। तो वो शब्द ही वैसे मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग है, लेकिन वो पढ़ाते अलग अलग चीजें हैं। और दूसरा जो और दूसरा जो आपने ल पढ़ाया था, जो लास्ट में लिरी जो लास्ट वर्ण ला के अंदर भी की मात्रा है। हाँ, जो लास्ट वर्ण पढ़ाया था ला, जिसमें आप बोलते हो कि 8 जो इन्फिनिटी का शब्द बना के और बीच से डंडा डाल देते हैं। अच्छा, लाल, हाँ, वो एक्चुअली वो साधारण संस्कृत भाषा में उसका उपयोग नहीं है। कुछ चीजें हमने आपको केवल जनरल नॉलेज के लिए बता दी थी, उसका उपयोग वेदों में है। नहीं, बट पता नहीं राजस्थान में एक स्पेशल जो शब्द और है, उसमें इन्फिनिटी लगा के उसके साइड में लाइन लगा देते हैं, मतलब अच्छा। हाँ। तो ये जो इन्फिनिटी लगा के उसके ऊपर डंडा लगाया जाता है इसके अंदर, और साइड में लगा देते होंगे तो वो कुछ अलग से शब्द होगा, उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। सो जैसे अपन जैसे बोलते हैं जल, तो यहाँ पे जड़ बोलते हैं जड़। तो वो
का उच्चारण ही अलग है, वो शब्द क्या है, कहाँ है, उसका कोई उद्गम वगैरह कहीं नहीं पढ़ा है मैंने। बट वो राजस्थानी में लय शब्द लगभग हटा ही दिया है, ज्यादातर वो अड़ाई शब्द बोलते हैं। सो उस शब्द के बारे में मतलब हो सकता है उस संस्कृत के उसी शब्द से उन्होंने कुछ लिया हो, बट उसका उच्चारण उद्गम कहीं नहीं। ये जो आप जो बतला रहे हैं, ये जो प्रादेशिक भाषाओं के अंदर बेसिकली प्रादेशिक भाषाएं आई तो सब संस्कृत से ही है, लेकिन कुछ जो है ना लोकल डिस्टॉर्शंस हो गए हैं, तो लोकल डिस्टॉर्शंस की वजह से वो वहां एक्सेप्ट कर ली गई है, तो इसलिए वो चल रहा है। तो बेसिकली संस्कृत के अंदर ऐसा कोई भी वर्ण नहीं है कि जिसमें इन्फिनिटी लगा के और साइड में डंडा कर दिया जाए, तो ऐसा संस्कृत में कोई वर्ण नहीं। ठीक है जी। चलिए, हाँ अरविंद जी शांति पाठ। जी जी सर मेरा सवाल रह गया। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वभ्यो नमो नमः। सर अगले संडे को इसी समय मिलेंगे जी। और जिसको वो जुड़ना है वो उस संडे तक तैयारी कर ले और जुड़ने की प्रक्रिया सीख ले। ठीक है सर। नमो नमः सर। नमो नमः। नमो नमो नमः। थैंक यू। राधे राधे।